हाँ जी बच्चों, तो हमने आर्हीनियस इक्वेशन वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है और इसमें एक लास्ट टॉपिक है बच्चों, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन और द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस टॉपिक को आप आर्हीनियस इक्वेशन में जोड़कर भी पढ़ सकते हो या उससे अलग भी पढ़ सकते हो, बिकॉज आपके आईएससी के सिलेबस में इस टॉपिक को आर्हीनियस इक्वेशन के साथ वाले टॉपिक में रखा है, तो इसीलिए मैं आर्हीनियस लेक्चर सीरीज में ही कवर कर रहा हूं। आल तो ये आपने थोड़ा बहुत ये टॉपिक ना तब भी पढ़ा है जब आप कर रहे थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जब वो फैक्टर्स पढ़ रहे थे। अच्छा, वही से स्टार्ट करूंगा मैं एक बार। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट और द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है बच्चों के रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इन मेनी केसेस ये देखा गया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और समटाइम्स ट्रिपल हो जाता है विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। और इस टर्म को हमने टेम्परेचर कॉफिशिएंट का नाम दिया था। तो यही मैं लिख रहा हूं कि इट हैज बीन सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, in most of the cases it has been seen that the rate of reaction almost or approximately doubles or in some cases triples with every 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो या 10 केल्विन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बिकॉज तो इंक्रीज तो उतना ही है ना 10 डिग्रीज का। इट हैज बीन सीन दैट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और समटाइम्स ट्रिपल विद एवरी 10 केल्विन राइज इन द temperature, and this thing is called temperature coefficient. This is called, और इसको बच्चों टेम्परेचर कॉफिशिएंट का नाम दिया जाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाकर लिखूं टेम्परेचर कॉफिशिएंट का, तो मैं फॉर्मूले में क्या लिखूंगा कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट जिसको हम म्यू से लिखा करेंगे बच्चों, म्यू से इक्वल टू स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एट T plus 10 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एट T केल्विन टेम्परेचर। सो दिस टर्म इज नोन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो ये देखा गया है बच्चों कि विद एवरी 10 डिग्रीज राइजिंग टेम्परेचर रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल और समटाइम्स इट ट्रिपल्स। आगे देखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेट कांस्टेंट के एट T plus 10 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के एट T केल्विन टेम्परेचर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एट T plus 10 केल्विन टेम्परेचर, जब आपने बढ़ाया था 10 डिग्री डिवाइडेड बाय T केल्विन। तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकता हूं। रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर T plus 10 केल्विन था, रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर T केल्विन था। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब मान लीजिए किसी रिएक्शन का टेम्परेचर, मान लीजिए लेट अस सपोज और लेट अस इमेजिन किसी रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने T1 से कैपिटल T1 से कैपिटल T2 कर दिया है। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कैपिटल T1 से कैपिटल T2 कर दिया है, तो उसका जो रेट कांस्टेंट्स की रेशियो आएगी
रेट कांस्टेंट के उस रिएक्शन का एट T2 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के एट टेम्परेचर T1, वो रेशो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 दैट विल बी इक्वल टू म्यू टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकाल लो पहले आप, म्यू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10, रेज्ड पावर है ये, म्यू की रेज्ड पावर है। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपने एज इट इज याद रख लेना है टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स। नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड लॉग ले लूंगा, लॉग KT2 डिवाइडेड बाय KT1 लॉग म्यू रेज्ड पावर T2 माइनस T1 को मैं डेल्टा T लिख देता हूं, द चेंज डेल्टा T अपॉन 10। यहां आपको पता है कि फॉर्मूला बन जाएगा कि log m रेज्ड पावर n क्या होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n log m लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा डेल्टा T अपॉन 10 log म्यू। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बच्चों? यस, बन जाएगा। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास बन गया फॉर्मूला, log k at T2 divided by k at T1 that is delta T upon 10 log म्यू। लॉग को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा, शायद आपको मैथ्स वाले बच्चों को ये स्टेप आता होगा। इसको मैं अगर 1 बाय ऐसे लॉग, इसको मैं इधर ले गया 1 डेल्टा T अपॉन 10 लॉग म्यू, और 1 बाय लॉग को मैं एंटी लॉग लिख सकता हूं, लॉग इनवर्स या एंटी लॉग, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। तो ऐसे आप रेट कांस्टेंट्स की रेशो फाइंड आउट कर सकते हो किसी रिएक्शन के लिए एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। किसी रिएक्शन के लिए इस फॉर्मूले की मदद से आप रेट कांस्टेंट्स, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट आपने ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है कि किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट्स की रेशो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं एट टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय यहां पर T1 है, एंड T1 temperature by using this formula, by using temperature coefficient। और ये ऑलवेज बच्चों रेशो इन्होंने बोला है कि 2 या 3 आती है, इट ऑलवेज कम्स 2 और 3। मतलब कहने का वही हो गया कि यहां से क्या पता चलता है, जो रेशो 2 और 3 आती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज डबल या ट्रिपल हो जाता है बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर। इसको मैं ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको भी ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आगे आप मेरे साथ बने रहिए, अब थोड़ा सा ग्राफिकल पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे। अब रेट बच्चे डबल और ट्रिपल क्यों हो जाता है? बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स या फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाती है। उसको हम अब ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट क्यों बढ़ता है ना, क्यों डबल या ट्रिपल होता है। तो उसका रीजन क्या है, वाई रेट बिकम्स डबल और ट्रिपल विद इन 10 डिग्री या 10 केल्विन राइज इन द टेम्परेचर। रेट डबल या ट्रिपल क्यों होता है? बिकॉज हम देखेंगे कि कैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट करना है अब, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस साइड ले लेता हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस साइड ले लेता हूं उनकी एनर्जी। मान लीजिए ये जो ई एनर्जी है दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन्स करवाएंगे, आपको पता है वो कौन होंगे, जिनकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी,
या इससे ज्यादा होगी। तो मतलब अगर मैं यहां पर शेडिंग कर दूं, ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ये मेरा क्या बता रहा है, ये मुझे वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा है जिनकी एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मतलब यही मॉलिक्यूल्स ओनली, इतनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस मेनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके इफेक्टिव कोलिजन करवा पाएंगे। और ये मैंने ये जो कर्व एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट की है, ये टी केल्विन टेम्परेचर पर प्लॉट की है। मान लीजिए जब मैं जब मैं 10 डिग्रीज या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये राइट साइड शिफ्ट कर जाती है विद 10 केल्विन राइजिंग टेम्परेचर। तो मैं क्या देखता हूं, विद 10 केल्विन राइजिंग टेम्परेचर ये कर्व कुछ ऐसे बन जाएगी। मतलब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगी आपकी T प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो इसमें मैं देखूंगा जो मेरा शेडेड पोर्शन होगा, जब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन करवा पाएंगे उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, सम केसेस में ट्रिपल हो जाएगी। जब मतलब शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चलता है बिकॉज 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से, 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से शेडेड पोर्शन डबल या ट्रिपल हो गया है। तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन करवाएंगे वो भी डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये पता चलता है, यहां पर अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन करवाएंगे वो भी डबल या ट्रिपल हो गए। कहां से मुझे पता चला, बिकॉज शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ डबल या ट्रिपल हो गया। तो ऐसे 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर से जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। एक लास्ट टॉपिक, 2 मिनट का टॉपिक और है बच्चे। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, हमने निकालना है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन से आएगा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट वेट करते हैं स्टार्ट। यस, अगला हमारा टॉपिक था कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, कैसे पता लगाएं, वो आर्हेनियस इक्वेशन से पता लगाया जा सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन उसकी हेल्प करेगी। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, रेट कांस्टेंट फॉर के फॉर एनी रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ई एक्टिवेशन अपॉन आर टी। और अगर मैं ए को इधर ले आऊं दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आर्हेनियस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू के अपॉन ए ई रेज पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो दिस के अपॉन ए, रेट कांस्टेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, that will give me the value of fraction of total number of molecules, total number of molecules, total number of reactant molecules having energy equal to or greater than activation energy। तो यहां से मुझे क्या बताता है, के बाई ए मुझे क्या देगा बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये मुझे देगा। थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व किया है। आगे क्या कि दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लॉग ले लो आप। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, ये लॉग ई के अपॉन ए दैट इज लॉग ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। लॉग ई ये खत्म ही हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये बन जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग ई मैं उधर ले गया, ये उधर जाकर बन जाएगा एंटी लॉग। तो के अपॉन ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां से आप फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो।
और इसके साथ ही हमारा आर्हीनियस इक्वेशन का टॉपिक खत्म होता है बच्चों।